हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो स्टडी हब में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू 05। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जेके एसएसबी सुपरवाइजर, जेकेपी, अग्निवीर, एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूले। और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं टोटल। तो देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें अगर हम माने स्क्वायर फॉर्म है ये, तो 8 इस साइड है स्क्वायर्स। तो इस साइड कितने हैं, 1 ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसके लेंथ में है, 8 ब्रेड्थ में है, तो टोटल कितने होंगे इसके में स्क्वायर। 8 इंटू 8 64। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड कितने होते हैं, 64। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेस के रिलेटेड। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसको हम फाइड बोलते हैं, ये फॉर्म हुआ था 20 जुलाई 1924 में। इसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है आर्केडी वर्कोविच। और डिप्टी प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के विश्वनाथ आनंद, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। फाइड वर्ल्ड कप 2023। फाइड वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ था। विनर इसके रहे मैग्नस कार्लसन और रनर अप रहे रमेश बाबू प्रगनंदन। तो नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल। अब कि पहले जब ये दो दो होते हैं, व्हाइट और ब्लैक कलर, तो पहले कौन मूव करता है। आर्टिकल 1.2 ऑफ द रूल्स ऑफ प्ले कहता है कि प्लेयर विद लाइट पीसीस व्हाइट मेक्स द फर्स्ट मूव। तो जो व्हाइट कलर की जिसके पास टिप्पियां होती हैं, वो पहले मूव करता है। नेक्स्ट इंडिया की बात करें तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ फ्रॉम इंडिया कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। 1987 में ये बने थे फ्रॉम तमिलनाडु से। और अभी टोटल ग्रैंड मास्टर्स कितने हैं, अभी हैं 84 ग्रैंड मास्टर हैं। और 84th है चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू। और 83rd की बात करें तो वो है रमेश बाबू प्रगनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वर्ड आयरन। वर्ड आयरन किस स्पोर्ट में यूज होता है। तो वर्ड आयरन यूज होता है गोल्फ में। तो ये जो बैट की तरह होता है वहां पे आयरन का बना हुआ, उसको बोलते हैं आयरन। वर्ड आयरन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट golf. So an iron is a type of club used in this. Golf is beneficial for heart. और golf जो है, golf जो है ये बेनिफिट है, इसके लिए बेनिफिशियल रहता है हमारे हार्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कप। तो गोल्फ इज बेनिफिशियल टू अवर हार्ट। राइडर कप इसके साथ है रिलेटेड टू गोल्फ। सोलियम कप ये भी गोल्फ के साथ है। और वॉकर कप ये भी गोल्फ के साथ है। राइडर कप मैन और सोलियम कप वुमेन। और गोल्फ बेनिफिशियल है हार्ट के लिए। और वॉकर कप इज आल्सो रिलेटेड टू गोल्फ। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिखिज्म। सिखिज्म को किसने फाउंड किया था, तो किसने फाउंड किया था, गुरु नानक देव ने। तो 10 गुरुज की अगर हम बात करें तो गुरु नानक पहले गुरु थे, गुरु नानक 1469 से 1539। फिर दूसरे थे गुरु अंगद, गुरु अंगद। फिर तीसरे आ गए गुरु अमरदास। फिर फोर्थ गुरु रामदास। फिफ्थ गुरु अर्जन। सिक्स गुरु हरगोविंद। गुरु हरसाई। गुरु हरकृष्ण। गुरु तेज बहादुर। गुरु गोविंद सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, सिखिज्म वाज एस्टेब्लिश बाय 10 गुरुस। ठीक है, 1469 से 10 गुरुस। कब से कब तक ये टाइम पीरियड रहा, 1469 से 1708 तक। तो आपको अगर स्टार्टिंग का याद रखना 1469, तो बहुत सारों को याद होगा औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, उसके अगले साल 1469 से 1708। तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, फर्स्ट गुरु थे। और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु थे। और उसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब चले। गुरु ग्रंथ साहिब को किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ गुरु। गुरु रामदास ने फाउंड की थी सिटी ऑफ अमृतसर।
अमृतसर सिटी को फोर्थ गुरु गुरु रामदास ने फाउंड। गुरु अर्जुन सिंह, गुरु अर्जन भी बोलते हैं जिसको, गुरु अर्जन फिफ्थ गुरु ने बिल्ड किया था गोल्डन टेम्पल। पहला क्वेश्चन आ गया, पहले गुरु गुरु नानक थे, ठीक है। और पीरियड का उनका बर्थ हुआ था 1469, 1469 से 1708 तक ये टाइम पीरियड रहा था। गुरु ग्रंथ साहिब 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा है। अमृतसर सिटी गुरु रामदास फोर्थ गुरु ने फाउंड की थी। गुरु अर्जन देव ने गोल्डन टेम्पल बनाया था। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु जो थे, खांडा, खांडा जो इनका सिंबल है वो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जो 10th गुरु थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 5 सिंबल्स, जिसमें आ जाता है पहला सिंबल कंगा। ये 4-5 चीजें होनी चाहिए सिख के पास, एक सिख के पास 5 चीजें होनी चाहिए। लिसन केयरफुली। कंगा जिसको हम कॉम बोलते हैं। केश, लंबे लंबे बाल, लॉन्ग हेयर होने चाहिए। कड़ा तो हाथ में पहना होता है, आयरन ब्रेसलेट। और नेक्स्ट है कच्छा, अंडरवेयर, ये होना चाहिए। और पांचवा किरपान, स्वाड आर, जो किरपान उन्होंने डाली होती है। तो ये 5 केस होने चाहिए। कौन कौन सा? कंगा, केश, कड़ा, कच्छा, किरपान। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मैरीटाइम बाउंड्री? अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बाउंड्री, सबसे ज्यादा एरिया जो वाटर के साथ लिंक है, वो किस कंट्री का है? वो है कनाडा का। लार्जेस्ट मैरीटाइम बाउंड्री कनाडा की। 14 अब कौन कौन सी, अब नेक्स्ट आ जाता है कनाडा और यूएसए को कौन सी लाइन सेपरेट करती है? 49th पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। कनाडा की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। और हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट जो है, ये पता होना चाहिए। स्ट्रेट्स पूछते हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है कौन सी? पाक स्ट्रेट। इसी तरह से हडसन स्ट्रेट जो है, ये अटलांटिक ओशियन को लिंक करती है इसके साथ, हडसन बे के साथ। अटलांटिक ओशियन, आपको कह सकते हो कौन सा सी है वहां पे? लेब्राडोर सी को कनेक्ट करती है हडसन बे के साथ। हडसन स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? किस किस कंट्री के पास है हडसन स्ट्रेट? हडसन स्ट्रेट पास है कनाडा के पास है, एक पॉइंट। दूसरा, कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन को हडसन बे के साथ। लेब्राडोर सी को आप बोल सकते हो किसके साथ? लेब्राडोर सी को कनेक्ट करती है हडसन बे के साथ। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेचर में, लिटरेचर में दिया जाता है। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, और पहली बार अवार्ड दिया गया था ये 1965 में। और ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? टोटल 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। जो 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें, और इंग्लिश में स्टार्ट हुआ है 2013 से। और देता कौन है इसको? भारतीय ज्ञानपीठ देते हैं। फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे? मलयालम राइटर जी शंकरा, और जी शंकरा कुरूप, जिन्हों को ये अवार्ड 1965 में मिला था। किसके लिए मिला था? फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स ओडा कुजल। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, ओडा कुजल बम्बू फ्लूट, जो पब्लिश हुई थी 1950 में। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का अभी मिला, जनवरी 2024 में। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2013 गिवन टू 2 राइटर्स। संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम राम भद्राचार्य, ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य को, और उर्दू पोइट एंड लिरिस्ट गुलजार को मिला इस साल में। जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू पोइट एंड लिरिस्ट गुलजार को मिला 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। तो पहला मिला था जे शंकरा कुरूप को, अपनी कलेक्शन ऑफ पोइम्स ओडा कुजल के लिए, बम्बू फ्लूट के लिए, ठीक है। 1965 में अवार्ड हुआ था, लेकिन ये बुक जो थी ये पब्लिश हुई थी 1950 में, और ये मलयालम राइटर थे। और ये स्टार्ट हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, और पहली बार 1965 में दिया गया। और 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 20 शेड्यूल्ड लैंग्वेज और इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द टाइड हाईएस्ट? देखो टाइड हमारी जो आती है, टाइड समुद्र की, सन
और मून की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल पुल। सन भी पानी को खींच रहा होता है, मून भी खींच रहा होता है, जिससे टाइड आती है। अब ये कब आ सकती हैं, कब सबसे ज्यादा आएगी? अगर मैं मानूं कि सन और मून दोनों ही एक साइड है, तो दोनों ही एक साइड से खींचेंगे ना, दोनों ही एक साइड से खींचेंगे तो टाइड क्या होगी? हाईएस्ट होगी। व्हेन इज द टाइड हाईएस्ट? व्हेन द सन एंड द मून आर ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आ जाती है टाइड्स की बात करें तो कौन कौन सी टाइड्स आ जाती हैं? स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स होती हैं हाई टाइड्स। ये तब होती हैं जब अर्थ, मून और सन स्ट्रेट लाइन में हो, और अर्थ, मून और सन एक ही साइड, और ये महीने में ट्वाइस एवरी मंथ ऑन द फुल और न्यू मून डे में आती है। नीप टाइड्स लो टाइड्स होती हैं। ड्यूरिंग दिस द मून एंड सन एट राइट एंगल्स टू द अर्थ। ये अर्थ है, एक साइड सन आ जाए, एक साइड मून आ जाए, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हो, राइट एंगल्स होंगे, तो दोनों ही खींचेंगे, जिसके कारण टाइड कम आए। यूजली द गैप बिटवीन नीप एंड स्प्रिंग टाइड्स इज 7 डे। स्प्रिंग टाइड हाई टाइड है जब ये तब आती है जब अर्थ, मून और सन एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। दो बार आती है, फुल मून और न्यू मून में। नीप टाइड लो टाइड होती है, मून और सन क्या हो? राइट एंगल हो अर्थ के। और ये इसके और नीप और स्प्रिंग में टाइम पीरियड का गैप 7 डेज यूजली। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग? ये हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की ये आ गई लेंथ, और ये आ गई छोटी वाली साइड ब्रेड्थ। तो क्या रेशियो रहती है लेंथ इज टू विड्थ? 3:2। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। तो फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, पहला नेशनल फ्लैग इंडिया का कब होस्ट हुआ था? 7 अगस्त 1906 में, 7 अगस्त 1906 में, 1906 में होस्ट हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में। 1907 में, 1906 में हुआ था ये। 1907 में मैडम कामा एंड हर ग्रुप, इन्होंने होस्ट किया था जर्मनी में हमारा इंडिया का फ्लैग 1907 में। तो मतलब 1907 में हमारा फ्लैग, इंडिया का फ्लैग फॉरेन लैंड पे भी क्या हो गया था? होस्ट हो गया। 1917 में, 1917 में एनी बसंत और लोकमान्य तिलक ने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसमें एक नया फ्लैग अडॉप्ट। नेक्स्ट, 1931 में कांग्रेस कमेटी मेट इन कराची और अडॉप्ट किया उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग, जो पिंगलिया वेनकिया ने बनाया था। तो आज का जो फ्लैग हम यूज करते हैं वो किसने बनाया हुआ? पिंगलिया वेनकिया ने बनाया हुआ। ठीक है, तो ये 1931 में अडॉप्ट कर लिया था कि ये हमारा फाइनल फ्लैग। पहली बार 1906 में कोलकाता में, 1907 में जर्मनी में, 1917 में होम रूल मूवमेंट में, 1931 में कराची में ये फाइनल हो गया था ये फ्लैग। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया मोशन ऑफ नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947। अब आपको पता है आर्टिकल 51 ए सब क्लास ए, आर्टिकल 51 ए है क्या? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 ए एडेड बाई कौन सी अमेंडमेंट से ऐड की गई है? 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं। ठीक है, तो उसमें 51 ए सब क्लास ए पहली ड्यूटी, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। पहली ड्यूटी कहती है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 51 ए सब क्लास ए। और अगर ऐसा नहीं करता है, a person who is convicted for following a offense under the Prevention of Insult to National Honor Act of 1971 is disqualified, उसको डिस्qualify कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर 6 years। तो कौन सा एक्ट कहता है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 कहता है कि अगर ऐसा करता है वो, रिस्पेक्ट नहीं करता है नेशनल फ्लैग की, तो उसको क्या किया जाएगा? 6 साल के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द 193rd मेंबर ऑफ यूएनओ?
तो ये है साउथ सूडान। तो नेक्स्ट यूएनओ के बारे में हम पढ़ते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। फॉर्म हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे भी मनाते हैं। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? तो एक्चुअली 1945 में इंडिया पार्ट था किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटिशर्स के अंडर थे हम, तो इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिशर इसके फाउंडिंग मेंबर। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनी गुटरस है इस टाइम। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी 6 हैं। तो सबसे पहले देखो चाइनीज तो होगी, चाइना इसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। इंग्लिश होगी, क्यों? यूके और यूएसए इन्वॉल्व। फ्रांस की फ्रेंच इन्वॉल्व है। रशिया इन्वॉल्व है, रशिया की। और फिफ्थ अरेबिक, अरेबियन एरिया की, और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं यूएनओ। यूएनओ के 6 ऑर्गन हैं। एक जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली। दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा यूएन सेक्रेटरीट। फोर्थ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। सबका हेडक्वार्टर इसमें यहाँ पे है, न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाकी 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हैग में है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये 1945 में ही इस्टेब्लिश हुई और स्टार्ट की थी इसने वर्किंग अप्रैल 1946 से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैग, नीदरलैंड में है। और कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस हैं? 15 जजेस। और हर एक का जज का टाइम कितना होता है? 9। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट है। परमानेंट कौन कौन से? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन लोकेटेड? यह यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अभी हमने पढ़ा न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। यूएनओ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और ये फाउंड हुआ था 1940। ये भी यूएनओ के अंडर। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये फॉर्म हुआ था 1865 और यूएनओ ज्वाइन किया इसने 1947। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आईएफएडी, इसका रोम इटली में हेडक्वार्टर 1977 में फाउंड हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है 1940। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ लंदन यूके में हेडक्वार्टर है 1948 से। Bhilai steel plant was constructed with the cooperation of which country? तो कौन सी कंट्री? रशिया के साथ। तो ये हैवी स्टील प्लांट्स बने थे ना, ये कौन से 5 ईयर प्लान में बने थे? ये सेकंड 5 ईयर प्लान में बने थे। सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइनूर है 1956 से 1961 तक। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी। इस प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत काम हुआ था और पब्लिक सेक्टर। और ये प्लान किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने बनाया था। टारगेट क्या था कि ग्रोथ क्या होनी चाहिए? 4.5% होनी चाहिए। और एक्चुअल ग्रोथ कितनी आई थी? 4.3%। तो नेक्स्ट आ जाता है, 3 प्लांट्स बने थे। पहला आ जाता है ब्रिटेन की कॉपरेशन के साथ बना था दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी कॉपरेशन से बना था? ब्रिटेन की। ठीक है, और कहाँ पे है दुर्गापुर स्टील प्लांट? वेस्ट बंगाल। रोरकिला स्टील प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये किसकी कॉपरेशन से बना था? जर्मनी की कॉपरेशन से। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, और ये किसकी कॉपरेशन से बना था? रशिया की। तो दुर्गापुर ब्रिटेन की, रोरकिला जर्मनी की, और भिलाई स्टील प्लांट रशिया की कॉपरेशन। इस प्लान के तहत सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान के तहत ही कोल प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई की और ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइंस बिछाई गई। 1957 में, इन द ईयर 1957 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म अंडर विच प्लान? सेकंड 5 ईयर प्लान इन 1957। होमी जी बाबा फर्स्ट चेयरमैन बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन। हु स्टार्टेड द लंगर सिस्टम इन सिख हिस्ट्री? सिख में
लंगर सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया गुरु अंगद देव। अंगद। तो नेक्स्ट गुरु अंगद देव कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु अंगद देव सेकंड गुरु थे। इन्होंने 1539 से 1552 तक सिखिज्म को संभाला। सेकंड थे ये 10th गुरु में से। इन्होंने इन्वेंट की थी, इंट्रोड्यूस की थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जिसमें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखी गई, और कंपाइल्ड राइटिंग ऑफ नानक देव इन गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुमुख स्क्रिप्ट, और popularized and expanded the institution of Guru का लंगर which was started by Guru नानक देव। तो ये जो लंगर सिस्टम है ये स्टार्ट किया किसने? गुरु अंगद देव ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।